हाय गाइस, मेरे चैनल पर स्वागत है। लेकिन मेरा चैनल फ्री होने पर आया है इस वीडियो को। जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखो। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अब तक शिवाक्ष को बिना नमक की खिचड़ी खिलाने के बाद अंजलि को मन ही मन में बहुत बुरा लग रहा था। उसके बारे में सोचते सोचते ही वो नींद के आगोश में चली गई। अब आगे शाम का वक्त। चारों तरफ पक्षियों के चहचहाने से शांति को चीरता हुआ एक शोर सुनाई दे रहा था। इसी शोर को सुनते हुए शिवाक्ष सड़क किनारे अपनी गाड़ी के बोनट के ऊपर लेटा हुआ था और आसमान को देखे जा रहा था। तभी एक गाड़ी जोरों से वहां आकर हॉर्न बजाने लगी। गाड़ी किनारे पर है, सड़क पर काफी जगह है, वहां से निकल जाओ। शिवाक्ष ने नॉर्मल सी आवाज में कहा और हाथ से आगे की ओर इशारा कर दिया। अक्षत गाड़ी से बाहर निकला और शिवाक्ष की गाड़ी के पास खड़ा होते हुए बोला, साइड से क्यों निकल जाऊं जब तुझे यहां से निकालने आया हूं। शिवाक्ष ने अक्षत की आवाज सुनी तो आंखें बंद कर लीं। अक्षत कहते हुए उसने आंखें खोली और उठकर बैठ गया। फिर अक्षत को देखने लगा। यहां क्या कर रहा है? पूछते हुए अक्षत ने अपनी भौहें तान दी। थोड़ा सुकून तलाश रहा हूं। कुछ कुछ दिन बहुत बुरे निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी मुसीबतें और सारी इरिटेटिंग चीजें बस मेरे साथ ही होनी है और मुझे ही झेलनी है। बोलते हुए शिवाक्ष ने अक्षत की ओर हाथ बढ़ा दिया। अक्षत ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिगरेट उसे पकड़ा दी। फिर लाइटर भी उसकी ओर बढ़ा दिया। शिवाक्ष के बिना बोले ही वो समझ गया था कि शिवाक्ष क्या मांग रहा है। मतलब, आज फिर घर में तेरे डैड की वजह से तेरी मॉम और तेरी बहस हुई, राइट? पूछते हुए अक्षत ने उसके चेहरे को देखा। शिवाक्ष ने लाइटर से सिगरेट जलाते हुए कहा, आज बात बहस से बहुत ज्यादा आगे निकल गई अक्षत, और ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। मतलब, आज उन्होंने तुझ पर हाथ तक उठा दिया? पूछते हुए अक्षत ने शिवाक्ष के हाथ से लाइटर वापस ले लिया। शिवाक्ष ने सिगरेट होठों से लगाई और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, पता नहीं वो हमेशा मेरे अगेंस्ट क्यों चली जाती हैं, जबकि वो भी जानती हैं कि मिस्टर राजवंश ने आज तक कितना बुरा किया है हमारे साथ। फिर भी अगर मैं उनके खिलाफ कुछ भी कह दूं तो उनसे सहन नहीं होता। बोलकर शिवाक्ष ने एक गहरी सांस छोड़ी। अक्षत ने आसमान की ओर देखा तो अंधेरा होने लगा ना। अक्षत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की छत से नीचे उतारने लगा। शिवाक्ष उसके खींचने पर नीचे उतर आया। अक्षत ने उसके हाथ से सिगरेट लेते हुए कहा, चल घर जा। तेरी मॉम से तेरी लड़ाई होती है, लेकिन उन्हें तेरी चिंता उससे कहीं ज्यादा रहती है। शिवाक्ष ने कमर पर हाथ रखा और बोला, नहीं, आज श्री राजवंश घर आएंगे और उनसे मिलकर मैं और दिमाग खराब नहीं करना चाहता। वो तो आते ही इसलिए हैं ताकि मुझे मॉम के सामने नीचा दिखा सकें। ये दिखा सकें कि वो चाहे कुछ भी कहें और करें, लेकिन मॉम कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। और ये सच भी है। आज मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं उनसे बहस कर सकूं, तो वहां मैं नहीं जा रहा। तू अपने घर जा, मैं गाड़ी में ही सो जाऊंगा। बोलकर शिवाक्ष गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगा। अक्षत ने उसे दरवाजा खोलने से रोकते हुए कहा, और तुझे लगता है कि मेरे होते हुए तू गाड़ी में सो सकता है? तू गाड़ी में नहीं सोएगा, बल्कि मेरे साथ मेरे घर चलेगा। चल, तू आगे चल, मैं पीछे से आता हूं। बोलकर अक्षत ने उसके लिए ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोल दिया। शिवाक्ष ने उसे देखकर ना में सिर हिलाया तो अक्षत ने हान में सिर हिलाकर उसे अंदर बैठा दिया। शिवाक्ष ने गाड़ी चला दी। अक्षत भी अपनी गाड़ी में बैठा और अपने घर की ओर गाड़ी चला दी। कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां राणा हाउस की पार्किंग में आकर रुकी। अक्षत और शिवाक्ष गाड़ियों से बाहर निकले और घर के अंदर चले गए। अक्षत के मॉम डैड तीर्था जी और सुयश जी सामने सोफे पर ही बैठे हुए थे। अक्षत ने आकर दोनों को नमस्ते कर दी। तीर्था जी, अरे शिव, आओ बेटा, आज कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद आए। शिवाक्ष, दिन तो बहुत हो गए थे, लेकिन आज अक्षत जबरदस्ती ले आया, तो मना नहीं कर पाया। बोलते हुए शिवाक्ष अक्षत को देखने लगा। सुयश जी बोले, हान भाई, अक्षत नहीं बोलता तो तुम कहां से आते? आओ, बैठो इधर। उनकी बात सुनकर शिवाक्ष उनके पास सोफे पर बैठ गया। अक्षत तीर्था जी से बोला, मॉम, खाना तैयार है तो खा लेते हैं। शिवाक्ष को भी भूख लगी होगी। हान हान, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे अक्षत। मैं अभी खाना लगवाती हूं। बोलकर तीर्था जी उठी और रसोई की ओर चल दी। सुयश जी ने शिवाक्ष को देखा और मजाकिया अंदाज में बोले, और बताओ,
मारपीट का धंधा कैसा चल रहा है? अभी किसी गुंडे को पीटा या नहीं? शिवाक्ष हल्का मुस्कुराया और बोला, अभी तो काफी वक्त से कोई नहीं मिला। हाँ, लगता है पूरा शहर अब सुधर गया है। हम ऑफिसर्स की तो अब जरूरत ही नहीं रही। सुयश जी ने हंसते हुए कहा, कुछ लोगों को सबक सिखाने से आपको नौकरी खतरे में नहीं पड़ती अंकल। आपकी जरूरत तो इस शहर को और स्टेट को बहुत ज्यादा है। शिवाक्ष ने सहजता से जवाब दिया। सुयश जी मुस्कुरा दिए। तभी तीर्था जी की आवाज आई, आ जाइए सब लोग, खाना लगवा दिया है। बोलते हुए तीर्था जी आकर डाइनिंग टेबल के पास चेयर खींचकर बैठ गईं। सब जाकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए तो तीर्था जी ने सबको खाना परोस दिया। अपने हाथ से खिला भी दीजिए तीर्था जी। बोलते हुए सुयश जी ने तीर्था जी को देखा तो तीर्था जी बोली, पहले आप ही खिला दीजिए आईएएस साहब। तीर्था जी ने कहा तो सुयश जी ने उनकी ओर एक निवाला बढ़ा दिया। तीर्था जी ने खाया और फिर सुयश जी को भी एक निवाला खिला दिया। द एवरग्रीन रोमांटिक कपल। बोलते हुए अक्षत मुस्कुराया और अपने फोन में दोनों की फोटो खींच ली। उन्हें देखकर शिवाक्ष के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अपने फोन में अपनी मॉम की फोटो देखी और फिर गहरी सांस छोड़ी। सबने खाना खाया और फिर अक्षत और शिवाक्ष अक्षत के कमरे में सोने चले गए। अक्षत शिवाक्ष को देखते हुए बोला, तूने खाना कम क्यों खाया? ज्यादा भूख नहीं थी, शिवाक्ष ने जवाब देते हुए कहा। तूने पहले कुछ खा लिया था क्या? अक्षत ने पूछा तो शिवाक्ष जल्दी से बोला, हाँ, वो दोपहर में अंजलि ने खिचड़ी खिलाई थी। कौन अंजलि? पूछते हुए अक्षत ने शिवाक्ष को घूरा। शिवाक्ष को एहसास हुआ कि उसने जो अभी बोला वो उसे नहीं बोलना था। अक्षत की घूरती हुई सवालिया नजरों को देखकर वो अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। वो बोलते हुए शिवाक्ष ने कुछ सोचा और फिर झट से कंबल को अपने ऊपर ओढ़ते हुए बोला, मुझे नींद है अक्षत, गुड नाइट। अक्षत आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। अरे, ऐसी कैसी गुड नाइट? बोलते हुए अक्षत ने उसके ऊपर से कंबल खींच दिया और बोला, पहले जो पूछा है वो बता, कौन है ये अंजलि? शिवाक्ष उठकर बैठ गया पर कुछ नहीं बोला। एक सेकंड, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसकी हम रैगिंग ले रहे हैं आजकल? उसको भी उसका दोस्त इसी नाम से बुलाता है ना? बोलते हुए अक्षत शिवाक्ष के एक्सप्रेशंस को देखने लगा। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ, वही है। अक्षत मुंह खोले हैरानी से उसे देखने लगा। रियली शिव, तू तो कभी किसी लड़की से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था और उसके हाथ से खिचड़ी तक खा गया। चल क्या रहा है महाराज? बोलते हुए अक्षत ने उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने किया। फिलहाल आंखों में नींद चल रही है और सोना है। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपने चेहरे से उसके हाथ को हटाया और आगे बोला, तो सो और सोने दो। बोलकर शिवाक्ष फिर से लेट गया और कंबल ओढ़ लिया। अक्षत ने कुछ देर उसे घूरा और फिर कुछ सोचते हुए हल्का मुस्कुरा दिया। कुछ तो गड़बड़ है। बोलते हुए अक्षत ने सिर हिलाया और फिर लेटकर सीलिंग को देखने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह अंजलि सोकर उठी तो पाया कि वो बिल्कुल बेड के किनारे पर लेटी हुई थी और थोड़ा सा खिसकने पे ही बेड से नीचे भी गिर सकती थी। वो बेड के किनारे से हटी और हाथ जोड़ते हुए बोली, जय हो भोलेनाथ, बस ऐसे ही कृपा रखिए और ये नींद में पैर मारने वाली और बेड से नीचे गिरने वाली आदत छुड़वा दीजिए। कहते हुए वो बेड से उठी और अपना बिस्तर सही करके कॉलेज निकलने की तैयारी करने लगी। फिर कुछ वक्त बाद जब तैयार हुई तो मकान मालकिन के फोन से अपनी माँ से भी फोन पर कुछ देर बात की और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। दूसरी ओर शिवाक्ष जब सुबह उठा तो अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचा तो उसे प्रेरणा जी वहां नहीं दिखाई दी। उसने घर की मेड सारिका से पूछा तो वो बोली, शिवाक्ष सर और मैडम दोनों वॉक पर गए हैं। आपको क्या खाना है बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। बोलते हुए सारिका शिवाक्ष को एकटक निहारे जा रही थी। सारिका एक 23 साल की लड़की थी जो शिवाक्ष के घर में कुछ महीने पहले ही काम पर आई थी और पहली नजर से ही वो शिवाक्ष को पसंद करने लगी थी। पर शिवाक्ष कभी उसे कोई भाव नहीं दिया था। हर रोज उसकी कोशिश रहती थी कि वो किसी भी तरह से शिवाक्ष का ध्यान अपनी ओर खींचे। शिवाक्ष ने अपने फोन में देखते हुए कहा, एक कप कॉफी बना दो। बोलकर शिवाक्ष अपने कमरे की ओर चला गया। सारिका उसे देखती रही और फिर किचन में चली गई।
कुछ देर बाद शिवाक्ष तैयार होकर नीचे आया तो सारिका उसके लिए कॉफी ले आई और साथ में कुछ नाश्ता भी ले आई। नो थैंक्स बोलकर शिवाक्ष ने कॉफी का कप उठा लिया और बाकी सब उसे वापस ले जाने का इशारा कर दिया। सारिका मुंह लटकाए नाश्ता वापस ले जाने लगी। इतने प्यार से ये बनाया था, लेकिन कितनी आसानी से मना कर दी। और एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन मैं भी इतनी आसान से हार नहीं मानूंगी। कभी ना कभी तो आप नोटिस करेंगे ही। बोलते हुए वो वापस से किचन में चली गई। शिवाक्ष अपना बैग लिए घर से निकल गया। कॉलेज कैंपस। अंजलि आज क्लास के लिए लेट हो गई थी तो जल्दी जल्दी चलते हुए वो कॉलेज के अंदर जा रही थी। वहीं सामने से राजीव फोन पर बात करते हुए आ रहा था। माया डार्लिंग, कल ही तो तुमने शॉपिंग की थी और आज फिर से तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। बोलते हुए राजीव फोन को कंधे और कान के बीच में टिकाए हुए था और अपने शू की लेस बांध रहा था। सामने से माया की आवाज आई, अरे हान बेबी, कल शॉपिंग की थी लेकिन कल कुछ सामान रह गया था और वो मुझे घर आकर याद आया तो आज फिर से जाना है। अच्छा ठीक है, चली जाओ, बिल मैं पे कर दूंगा। बोलते हुए राजीव ने लेस को बांध दिया था और फोन को हाथ में पकड़ लिया था। और हाँ, बोलते हुए जैसे ही राजीव पीछे मुड़ा तो पीछे से आ रही अंजलि से टकरा गया। दोनों के सिर आपस में टकरा गए। अंजलि गिरने को हुई तो राजीव ने उसे पकड़ लिया। अंजलि के कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। अंजलि ने जल्दी से बालों को चेहरे से हटाया और अपना सिर सहलाते हुए सामने देखने लगी। अंजलि ने खुद को सीधा खड़ा किया और राजीव से दूर हो गई। राजीव ने आंखें छोटी करके घूरा और फिर शरारती अंदाज में बोला, क्या बात है, तुम्हारा दिन मेरे बिना शुरू नहीं होता ना? मतलब जब तक तुम मुझे देख ना लो, मुझे छू ना लो और मुझसे उलझ ना लो, तब तक तुम्हारे दिल को शांति भी नहीं मिलती। और इसी वजह से रोज सुबह मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखना ही पड़ता है। देखिए, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अगर आपको रोज मेरा चेहरा दिख जाता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आप मुझे देखकर अपना रास्ता बदल सकते हैं। अंजलि ने सहजता से जवाब दिया। ओह हान, ये सही तरीका है, लेकिन मैं किसी को इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा, अब चलो, सॉरी बोलो और निकलो यहां से। बोलकर राजीव ने अपना एक कान आगे कर दिया। अंजलि ने उसे घूरा और फिर बोली, मैं क्यों सॉरी बोलूं? इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही अचानक से घूमे आई, मुझसे टकराए। मैं तो सीधे सीधे अपने रास्ते से जा रही थी। बल्कि सॉरी तो आपको मुझे बोलना चाहिए। एक तो मैं पहले से ही क्लास के लिए लेट हो रही हूं और ऊपर से आप और ज्यादा लेट करवाए जा रहे हैं। राजीव ने अपनी कमर पर हाथ रखा और उसकी ओर हल्का झुकते हुए बोला, ऐसा क्या? पर अगर ऐसा है भी तो भी मैं तो सॉरी बोलने से रहा। लेकिन तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा। और अगर तुमने नहीं बोला तो तुम आज कोई भी क्लास नहीं लगा पाओगे और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बोलते हुए राजीव ने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देखा। अब तक राजीव ने अपनी कमर पर हाथ रखा और उसकी ओर हल्का झुकते हुए बोला, ऐसा क्या? पर अगर ऐसा है भी तो भी मैं तो सॉरी बोलने से रहा। लेकिन तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा। और अगर तुमने नहीं बोला तो तुम आज कोई भी क्लास नहीं लगा पाओगी और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बोलते हुए राजीव ने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देखा। अब आगे। राजीव अंजलि को धमका ही रहा था कि तब तक माही, मालविका, अक्षत और श्वेता भी वहां पर आ गए। से सॉरी, राजीव ने लगभग उसे ऑर्डर देते हुए कहा। मैं सॉरी नहीं कहूंगी, बोलकर अंजलि ने साफ इनकार कर दिया। राजीव उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, अगर नहीं बोलोगी तो आगे भी करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। राजीव को अपनी ओर बढ़ता देखकर अंजलि अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, जब मेरी गलती नहीं है तो मैं बिना बात के सॉरी क्यों बोलूं? आप ऐसे तानाशाही नहीं चला सकते। बोलते बोलते अंजलि की पीठ पीछे दीवार से जा लगी। अंजलि ने दीवार पर हाथ रख दिया। अब इससे पीछे वो नहीं जा सकती थी। राजीव उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और सीटी बजाने लगा। फिर उसके बैग को पकड़ते हुए बोला, अच्छा लाओ, तुम्हें और तुम्हारे बैग को क्लास तक छोड़ दूं। अंजलि ने देखा कि राजीव बैग ले रहा है तो उसने भी बैग को कसकर पकड़ लिया। अच्छा, अब इसको भी नहीं छोड़ोगी? चलो ठीक है, आज इस बैग की मजबूती चेक कर लेते हैं। बोलते हुए राजीव और मजबूती से बैग को खींचने लगा। देखिए, बैग छोड़ दीजिए, ये फट जाएगा। बोलते हुए अंजलि ने राजीव का हाथ बैग से हटाना चाहा, लेकिन राजीव ने बैग नहीं छोड़ा। इतनी फिक्र है तो तुम ही छोड़ दो, फिर नहीं फटेगा, बोलकर राजीव ने बैग को अपनी ओर खींचा। अंजलि ने बैग को देखा और फिर छोड़ दिया।
राजीव ने बैग को हवा में उछाला और फिर वापस से कैच करके हंसते हुए बोला, क्या बात है, मान गए तुमको? अच्छा, अभी तुम जाओ। अब से ये बैग मेरे पास रहेगा तुम्हारी घड़ी की तरह। और जब तुम पूरे कॉलेज के सामने जमीन पर नाक लगाकर मुझे सॉरी बोलोगी ना, तभी ये बैग तुम्हें वापस मिलेगा। बोलते हुए राजीव ने अंजलि के चेहरे को देखा। अंजलि का चेहरा गुस्से से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में नमी भी आ गई थी। उसने अपना बैग लेना चाहा तो राजीव ने बैग और पीछे कर दिया। श्वेता आगे आई और बोली, राजीव एक काम कर, बैग को नीचे से जला दे और इसे वापस दे दे। इसे ऐसे परेशान मत करना। देख कैसे गुस्से से घूर रही है, एक ही बार में जलाकर बात खत्म कर। बोलते हुए श्वेता ने राजीव के हाथ से बैग ले लिया और उससे लाइटर मांगा। राजीव ने श्वेता को लाइटर पकड़ा दिया। अंजलि आंखें फाड़े श्वेता को देखने लगी। श्वेता ने लाइटर जलाया तो अंजलि अपना बैग लेने आगे आई, पर मालविका ने आकर उसे पकड़ लिया। श्वेता ने लाइटर को बैग के नीचे लगा दिया। मेरी बुक्स और बैग जल जाएंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए, अंजलि ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। वी डोंट केयर, योर प्लीज इज अंडर माई फीट। बोलते हुए श्वेता ने गुस्से से उसे घूरा। अंजलि ने आंखें बंद कर लीं। वो समझ चुकी थी कि इन लोगों से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था, और वो अपनी बुक्स और बैग को जलते हुए नहीं देख सकती थी। अक्षत, श्वेता बैग मत जला, ये बहुत गलत होगा। सही और गलत मुझे मत बताओ अक्षत, तुम्हें तो सारी चीजें ही गलत लगती हैं। बोलते हुए श्वेता ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। लाइटर अंजलि के बैग को जलाने ही लगा था कि इतने में किसी ने आकर अंजलि के बैग को श्वेता के हाथ से छीन लिया। बोलते हुए श्वेता ने पलट कर देखा तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सामने शिवाक्ष खड़ा था। आई एम द हेल श्वेता, बोलकर शिवाक्ष ने उसे देखा। शिवाक्ष, बोलते हुए श्वेता हकलाने लगी और बोली, शिवाक्ष, मेरा वो मतलब नहीं था, और मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था, इसलिए मुंह से निकल गया। श्वेता बोल ही रही थी पर शिवाक्ष ने उस पर कोई नहीं दिया। शिवाक्ष, मुझे लगा कि कोई। श्वेता बोल ही रही थी कि शिवाक्ष ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बैक ऑफ गायज, रोज रोज एक ही इंसान को परेशान करना सही नहीं लगता, एक दिन छोड़कर परेशान करेंगे। बोलते हुए उसने मालविका की ओर देखा। मालविका ने मुंह बनाकर अंजलि को छोड़ दिया। शिवाक्ष ने अंजलि की ओर बैग फेंक दिया। अंजलि ने बैग को कैच कर लिया। अक्षत हल्का मुस्कुरा दिया। कुछ तो बदलने लगा है, अक्षत ने धीरे से कहा। उसके बगल में खड़ी माही ने सुना तो अक्षत की ओर देखने लगी। अक्षत हल्का सा मुस्कुरा